नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 37। मोहन हमेशा अपने ही धुन में खोया रहता है और किसी से कुछ कहे बिना अपने दिनचर्या में व्यस्त रहता है। घर में समय बिताए बिना ज्यादा से ज्यादा समय घाट पर ही बिताता है, चाहे सवारी हो या ना हो। अपने नाव पर बैठा रहता और सुलोचना की ख्यालों में खोए रहता है। रह रह कर उसे बीते दिनों की याद आता है। वह पल जो सुलोचना के साथ बिताए हैं, उसे वह दिन भी याद आता है जब पहली बार सुलोचना पानी में गिर गई थी, फिर अगला बार जब वापस जाते समय सुलोचना पानी में गिर गई थी। सुलोचना करुणा भरे नजरों से मोहन के तरफ ताकती रही, फिर उससे लिपटकर फफक पड़ी और खूब रोई। बार बार कहती रही, आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। उस घटना बार बार उसे याद आता है और सोचता रहता है। मेले में 20 से 22 दिनों तक उसके साथ साथ रहा। उसकी बिना सजे संवरे चेहरा, उसकी आंखें, फिर सजने संवरने के पश्चात लाल गुलाबी होठों को आगे बढ़ाते हुए धीरे से आंखें मूंद कर सुलोचना का यह कहना, तो चूम लीजिए ना, किसने मना किया। फिर कभी आवेगों में आकर मोहन से लिपट कर रोने की तथा उन प्यार भरी पलों के उन सारे बातों को याद करते हुए मोहन एकाएक भावनाओं में बहकता जाता है, परंतु किसी से अपना मन की बातें कह नहीं पाता। केवल अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगा और तरह तरह की बातों से इन बातों का मंथन करते हुए अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। क्या हम दोनों की कभी मिलन नहीं होगा? क्या उससे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी? हे भगवान, क्या हमारा प्यार वैसे ही व्यर्थ चला जाएगा? क्या हमारा प्यार पूरे जीवन भर यूं ही चाहत बनकर रह जाएगी और हम दोनों एक दूसरे से बिछड़े यूं ही तड़पते रहेंगे? क्या भगवान तुम्हारे दरबार में प्यार करने वालों के लिए कोई इंसाफ नहीं है? क्या पूरे जीवन भर हमें यूं ही अकेला रहना होगा? मोहन अपने नाव लेकर गोमती नदी में सवारियों को अपने अपने जगह पर पहुंचता है। उसके बीच में जब भी दूसरे नाव वालों के साथ आमने सामने मुलाकात होती है, तो कभी कभी यह लोग भी मजाक करते हुए मोहन को बहुत से बातें कहने लगे। अरे भाई मोहन, बड़े दिनों के बाद तुम्हें देख रहे हैं, शायद तुम भी उन नाटक मंडली के साथ नौटंकी करने की काम में लगे थे, तभी लंबे समय से दिखाई नहीं दिए। इतने दिन तुम नहीं रहे तो हमारे भी मन बहुत उदास रहा। हालांकि तुम्हारे ना रहने के कारण हमें बहुत लाभ हुआ। लगभग 2 महीने कम नहीं होते। अच्छा होता कि तुम उनके साथ ही उन मंडली में रह जाते, तुम्हारे भी काम धंधा अच्छा चल जाता और हमें भी कुछ सवारियां ज्यादा मिल जाते। इतने में मानुवा कहने लगा, अरे मोहन भैया, तुम इतने दिन उनके साथ रहे तो तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा। उनके मंडली में बहुत सारे लड़कियां हैं, किसी लड़की से आंख तो लड़ाई लिए होंगे, फिर काहे नदी में नाव लेकर उतरे हो? अच्छा होता कि तुम भी उनके साथ ही चले जाते, तुम्हारे दिल बहला कि नहीं। उस दिन शाम को तुमने उन लोगों को राम जी के घाट तक पहुंचाई दिए, तो तुम भी क्यों नहीं उनके साथ चले गए? मैं तो यही सोच रहा था कि तुम भी उनके साथ जाओगे, मगर तुम तो फिर से हमारे साथ नाव चलाने को आ गए। क्या तुम्हारे किस्मत भी मेरे तरह फूट गई है क्या? लगता है तुम्हारे भी किस्मत फूट गई रे भाई। अपने दोस्तों के मजाक मोहन भली भांति समझ रहा है, मगर किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं उनके साथ चला गया होता तो शायद अच्छा ही होता। हमें इस तरह से विरह के आग में ना जलने होते। यहाँ पर एक तरफ जहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, वहीं सुलोचना अपने घर में विरह के कारण परेशान हो रही होगी। सब कुछ समझते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब तो एक और मुश्किल की घड़ी आ गई है कि एक तो मैं खुद ही परेशान हुए जा रहा हूँ, ऊपर से यह लोग भी मुझे मौका मिलते ही कोई ना कोई रूप में टोका टोकी करते रहेंगे। जितनी मुँह उतनी बातें, यह तो दुनिया की दस्तूर है। मैं भी भला किसके किसके मुंह बंद कर पाऊंगा? लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, उनके काम है कहना, उन्हें किसी के जज्बातों से भला क्या वास्ता। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जो दूसरे की जज्बातों से खेला करते हैं। ऐसे में लगता है
कि मुझे उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखने होंगे ताकि उन्हें मौका ना मिले फालतू के बाद विवादों में क्यों पड़ना है। मगर उनसे दूरी बनाकर मैं जाऊंगा भी तो कहाँ पर जाऊं? दुनिया वाले भी कैसे हैं कि लोगों के मजाक उड़ाने में उन्हें मजा आता है। माँ जी ठीक ही कहती है, दुनिया में कोई तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दूसरे की दुख में शरीक होने के बजाय दूर खड़े होकर आनंद लेते हैं। जैसे कि माँ जी अक्सर कहती है, बेटा इस दुनिया के लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं। जब किसी के घर में आग लगती है तो बुझाने की बजाय अपनी रोटी सेंकने को व्यस्त हो जाते हैं। मोहन दुविधा में पड़ गया। उसके दोस्तों ने रोज ही उसे कुछ ना कुछ कहते रहते। मोहन चाहकर भी उनसे दूरी बनाकर नहीं चल सकता क्योंकि उसे भी और मांझी के तहत सवारियां ढोकर कुछ पैसे कमाने हैं। ऐसे में मोहन कुशलपुर और राम जी के घाट को छोड़कर कहाँ पर जाएगा और कब तक उन लोगों से दूर भाग सकता है। इन दोनों घाट से तो बचपन से ही उसके रिश्ते जुड़े हुए हैं। खुद भी आज 10 वर्षों से इन्हीं घाट से सवारियों को लेकर उनके घर तक पहुंचाने की काम करता है। ऐसे में इन लोगों से दूर रहना संभव नहीं है। ऐसे में इन लोगों के साथ उसके जीवन भर का वास्ता है, जो कि मोहन भली भांति जानता है। फिर भी कभी कभी सुलोचना को लेकर मोहन के मन इतना बेचैन हो जाती है कि अपने आप में ही नाव को घाट से दूर जमाकर किसी पेड़ के नीचे लेटकर सुस्ताते हुए समय बिताने लगता है ताकि उन दोस्तों के मजाक से अपने आप को बचाया जा सके। कोई कोई दिन तो पूरा दिन भर पेड़ के नीचे लेटकर बिता देता है, यहाँ तक कि दोपहर को खाना खाने तक भी घर में वापस नहीं लौटता। इस कारण जानकी के साथ साथ माँ भवानी देवी भी बहुत परेशान रहती है, मगर अपने बेटे को ज्यादा कुछ कहे बगैर चुपचाप रह जाती है और मन ही मन सोचती रहती है, पता नहीं कब तक मोहन उस लड़की के याद में खोया रहेगा। मुझे जल्द ही कोई खास उपाय करने होंगे। इस बार बेटा राधा बल्लभ घर में आने के बाद उससे बात करनी होगी ताकि जल्द से जल्द किसी दूसरी लड़की से मोहन की शादी करवा दी जाए। एक बार उसके शादी हो जाने पर अपने आप ही उसके मस्तिष्क में नए तरह के उमंग जागेंगे तो अपने आप ही घर संसार में मन लगा लेगा और समय के साथ साथ उस लड़की को भूलता चला जाएगा। वह लड़की भी कौन सी मोहन के लिए बैठी रहेगी, वह भी अपने मंडली के किसी के साथ शादी करके घर बसा लेगी। उनके तो दुनिया ही अलग है, उन लोगों के लिए उनके दुनिया ही सही है। बाहरी दुनिया के लोगों के साथ उनके मेल नहीं खाते। यह बात मोहन को समझना होगा, परंतु उसे समझाए कौन? एक उसके भाभी या तो उसके बड़े भाई जो उसे ठीक से समझा सकता है। समय बीतता गया, तभी एक रोज मौका पाकर जानकी भाभी अपने देवर से बातें करने लगी। मौका ऐसा है कि मोहन रात को खाना खाने बैठा, तभी भाभी जी उसे बातों में उलझा कर कहने लगी, देवर जी, नाटक मंडली के काम खत्म होने पर जब सभी लोग अपने घरों में चले गए और आप घर में लौटे तो उस रात को मैंने आपके पास एक पोटली देखी थी। उस पोटली में क्या था आपने तो कभी हमें दिखाए नहीं। अगर आपके कपड़े वगैरह है तो निकल दीजिए ताकि मैं धोकर लाऊंगी, मगर लगता है कि अपने उनमें कोई खास चीजें छुपा कर रखा है। आश्चर्य व्यक्त करते हुए मोहन कहने लगा, पोटली पोटली तो मेरे बिस्तर के पास रखा है, आप देख लेती। उसमें तो अक्सर मेरे कपड़े होती है। जवाब में भाभी जी कहने लगी, वाह, आपके कहे बगैर मैं उसमें हाथ कैसे लगा सकती हूँ। क्या पता मेरे देवरानी ने आपके लिए कुछ बांध कर दी होगी। विरक्ति के भाव प्रकट करते हुए मोहन कहने लगा, अरे भाभी, आप भी कैसी बातें करती है। मेरे पोटली में भला कौन क्या बांध कर देगी। ऐसा सौभाग्य कहाँ है मेरा। उसमें मेरा एक कमीज और बनियान ही तो है। अगर आपके मन करे तो खोल कर देख लीजिए। हाँ, अगर आप धोकर साफ करना चाहती है तो कोई बात नहीं, या तो मैं ही कर लूंगा। संतोष व्यक्त करते हुए जानकी भाभी कहने लगी, अच्छी बात है, मैं देख लूंगी, परंतु अगर उसमें ऐसा कुछ मिल गई तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना। आक्षेप भरी लहजे में मोहन कहने लगा, मैं भला नाराज क्यों हो जाऊं।
मुझे नाराज होने का भला क्या अधिकार है भाभी? मैं तो बस यूं ही, कहते हुए मोहन चुपचाप रह गया। आगे कुछ कहने की विचार त्यागते हुए वह चुप रहना ही ठीक समझा। जानकी भाभी कुछ देर तक मौन रहते हुए फिर से कहने लगी, एक बात पूछूं? अपना सिर नीचा करके रखते हुए धीरे से मोहन कहने लगा, पूछिए, क्या पूछना है? ऐसे में जानकी भाभी कहने लगी, वह लड़की आपको बहुत भा गई है ना? आप उससे बहुत प्यार करते हैं ना? क्या वह भी सचमुच आपको प्यार करती है? अपना सिर झुकाकर रखते हुए मोहन कहने लगा, अब तक तो यही जाना। तभी भावनाओं आकर व्याकुलता भरी लहजे में मोहन बीते दिनों की घटनाएं उसे कहने लगा। भाभी जी, जिस दिन वह लोग नाटक खत्म करके अपने घर को जा रहे थे, उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि समाप्त कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।